पुराने जमाने की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी एक सेब का पेड़, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसे इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते ही देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह को राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर उस चिड़िया के एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुँचा। वहाँ उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भी भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांटकर कहा, भाग जा यहाँ से। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह बचकर निकल भागी।
राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 सराएं थीं। उनमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा, तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा, तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा, तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया, यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध न रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए, तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। आओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ। देखते ही देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा, तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा, जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे, तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले का पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था
कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताईं। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 रस्सी रखी होगी। उसमें से एक तो पुरानी चमड़े की रस्सी होगी और दूसरी सोने की रस्सी होगी। तुम सोने की रस्सी को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की रस्सी को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में वह उसे लेकर किले के पास जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की रस्सी पर गई। यह रस्सी बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की रस्सी पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की रस्सी कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की रस्सी उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार, वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर उसे वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ।
तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहाँ से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना न मानकर नई से नई मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा, सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुँचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा
और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजों के लायक तुम ही हो और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुँचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहाँ रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया, तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुँचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे ही चिड़िया तुम्हें मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने तुरंत ही घोड़े को एड़ी मारा और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उसे मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुम्हें कुछ न कुछ जरूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ कि तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरे तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई तुम भी अजीब हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहाँ से चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वे दोनों सराएं थीं। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा है और कुछ शोर हो रहा है।
राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहाँ 2 आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी वे और कोई नहीं बल्कि उसके ही भाई थे। वे लोग तब से उसी सजी सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता। उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमारी ने कहा, कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं, वहाँ ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम एक यह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशियाँ मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो वह राजकुमारी खुश हुई और न सोने के घोड़ा कुछ खा रहा था और सोने की चिड़िया ने भी दाना खाना छोड़ दिया। उधर छोटा राजकुमार जो कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में नहीं फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी ना मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लो, मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पेंदे में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके भद्दे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदलकर वह अपने किले में पहुंचा। वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात आई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी। लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वह बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, इसीलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही सुखी रह सकती हूँ।
फिर उसने मैले कुचैले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उससे बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसने उसको राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा उनसे बहुत नाराज था। उसने उन दोनों को अपने राज्य से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हुआ और दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हाय देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, आह, कहो राजकुमार, आज इधर कैसे भूल पड़े। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ और भला अब तुम्हें मेरे दुहक से क्या लेना देना। तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम सुख से अपने राज्य में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ। मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट सकूंगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहाँ राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इससे ले लूं और इसका काम तमाम कर दे, तो न ही यह भाग्यवान बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बूढ़े से बोला, बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी। मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पालकर बड़ा करूँगा। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की माँ के पास ले गया।
राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना और जब यह तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब माँ ने सोचा, चूँकि यह बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है इसीलिए यह अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुँचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनचाहे पति से बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर इस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि यह बच्चा मेरे किस काम का, क्यों न मैं इस बच्चे को पंचक्की के मालिक के पास ले जाऊं। वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वह नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पंचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया। जैसे जैसे कह बच्चा बड़ा होता गया उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वह पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो उस पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? यह तो बहुत ही सुंदर है। चक्की का मालिक बोला, यह मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताजा हो गई। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा, जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था, अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने की तरकीब फिर सोची। वह पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। लड़के ने फौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास मेरा यह पत्र लेकर पहुँचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। यह सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मुहरबंद वह पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था। आता राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी। तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वह उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वह औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ।
पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को यह जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वह डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुका था, सो उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वह उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही यह लड़का राजमहल में पहुँचे, तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। यह काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। यह खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहाँ से चले गए। सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है। एक अनजान लड़के से वह अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी, अतः यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलवाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे जब यह पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था, उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया। उसने अपनी पत्नी से वह खत मांगा। राजा ने उसमें उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखकर हतप्रभ रह गया। उसे लड़के पर शक हुआ कि वह पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। लड़का बोला, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आ गया। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़के से बोला, मेरी गैरहाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं लाकर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे देगा, तभी सही मायने में उसका पति बन पाएगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही यह लड़का कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वह 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। वह अगले दिन मुहंधेरे ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो?
लड़का बोला, मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो, हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है, यह सूख गया है, क्यों? लड़का बोला, अभी तुम थोड़ा सब्र करो, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। सिपाही बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया है, अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती, ऐसा क्यों? लड़का बोला, थोड़ा इंतजार करो, अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाविक बोला, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? लड़का बोला, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ, अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने चींटा बनाकर उसे अपनी स्कर्ट की चुन्नटों में छुपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? बूढ़ी धाय माँ बोली, ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें राक्षस से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए यह कोशिश भी जरूर करूंगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच सकता। शाम को राक्षस घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी धाय माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी धाय माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाय माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई।
क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब राक्षस नींद में जोर जोर से खर्टी लेने लगा तो धाय माँ ने उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लिया। राक्षस दर्द से करा उठा। ओ माँ, तू यह क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? धाय माँ बोली, बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? बूढ़ी धाय माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है, इसमें किसका कसूर है? राक्षस बोला, इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक रहता है। अगर उस बड़े से मेढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्टी भरने लगा। धाय माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, यह तू क्या कर रही है? धाय माँ बोली, बेटा, बुरा मत मान, मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। राक्षस ने पूछा, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि उस राज की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? राक्षस बोला, इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और धाय माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। धाय माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूँ? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। राक्षस बोला, ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। बूढ़ी माँ बोली, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? राक्षस बोला, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खर्राटे लेने लगा। अब धाय माँ ने उस लड़के को अपनी स्कर्ट से निकाला और उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहाँ से भाग जा। लड़के को असली रूप में करने के बाद धाय माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक और पहरा देते हुए दोनों सिपाही मिले। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तीनों बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ?
लड़का बोला, क्यों नहीं? उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सजा मिली। एक समय की बात है, प्रीतनगर के राजा सोनभद्र एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया और तेज आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल और पेड़ों की टहनियों का शोर था। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इस घने जंगल में राजा के सभी सिपाही और साथी उनसे बिछड़ चुके थे। दिन ढलने लगा और अब राजा को वापसी की चिंता सताने लगी, लेकिन परेशानी यह थी कि वे रास्ता भटक चुके थे। घना जंगल, जंगली जानवरों का डर और बढ़ती रात का सन्नाटा, इन सब ने राजा की चिंता को और बढ़ा दिया। अब उनके पास यही विकल्प था कि वे रात जंगल में ही गुजारें, लेकिन सुरक्षित ठिकाना कहाँ मिलेगा? यह सोचते हुए वे आगे बढ़ते रहे। चलते चलते राजा ने एक जगह पर धुआं उठता देखा। उस धुएं की दिशा में जाने पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और अंदर आवाज लगाई, मैं एक मुसाफिर हूँ। बाहर मौसम खराब है, मुझे एक रात के लिए सर छुपाने का आसरा चाहिए। कुछ देर बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने राजा का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुलाया। झोपड़ी में बूढ़े आदमी के साथ उसकी एक जवान और सुंदर बेटी भी थी। यह बाप बेटी इस जंगल में अकेले रहते था और बूढ़ा आदमी जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचता था, जिससे उनका गुजारा चलता था। बूढ़े ने राजा को आदर से आसन दिया और दोनों बाप बेटी ने उनके लिए भोजन और आराम का प्रबंध किया। राजा ने उस रात उनकी सादगी और नेकदिली का अनुभव किया और मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दिया। सुबह होने पर बूढ़े ने राजा को नगर की राह दिखाई और राजा अपने सिपाहियों के पास सकुशल लौट सके। इस अनुभव ने राजा को जीवन के एक नए पहलू से रूबरू करवाया और उन्हें एहसास हुआ कि असली धन दिल की अच्छाई और सादगी में होता है। राजा चलते चलते सोच रहे थे। वह बुजुर्ग लकड़हारा और उसकी सुंदर बेटी ने उनकी मदद की, उन्हें आसरा दिया और खाने के लिए साधारण पर स्वादिष्ट भोजन परोसा। रात को राजा के लिए आरामदायक बिस्तर भी लगाया। वह छोटी सी झोपड़ी भले ही साधारण थी, पर वहाँ की सेवा और आत्मीयता ने राजा के दिल को छू लिया। अगली सुबह राजा अपने महल लौटे, लेकिन उनके मन में उस लड़की की यादें बस गईं, जिसने एक मुसाफिर समझकर उनका इतना ख्याल रखा था। कुछ समय बाद जब राजा की शादी की चर्चा हुई और उन्हें मंत्री की बेटी से विवाह का प्रस्ताव दिया गया, तो राजा ने यह सोचकर मना कर दिया कि वह उस लकड़हारे की बेटी से ही विवाह करेंगे। राजा का यह निर्णय सुनकर मंत्री बहुत आहत हुआ, पर राजा ने उसी लड़की से विवाह कर लिया जिसने उन्हें विपत्ति में सहारा दिया था। राजा और उनकी नई रानी के जीवन में खुशियाँ छाई रहीं और 1 साल बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। दूसरे साल भी एक प्यारी सी बेटी का आगमन हुआ, लेकिन राजा के मंत्री को यह बात चुभ रही थी कि राजा के पास पुत्र नहीं है। उसने राजा से कहा, महाराज, राज्य का उत्तराधिकारी एक पुत्र होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर ले। लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनकी 2 बेटियां ही उनके लिए पर्याप्त हैं। मंत्री को अपनी बेटी की शादी राजा से कराने की आस टूट चुकी थी, तो उसने राजा और रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। एक दिन उसने धोखे से रानी के कमरे में एक विषैला सांप छोड़ दिया, जिससे रानी की मृत्यु हो गई। राजा इस दुख से टूट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की।
अंततः मंत्री ने सेनापति और अन्य दरबारियों को भी अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। उसने राजा के भोजन में जहर मिला दिया, जिससे राजा की भी मृत्यु हो गई। अब दोनों छोटी छोटी राजकुमारियां अनाथ हो गईं। मंत्री के छलकपट ने उस प्यारे परिवार को समाप्त कर दिया। इधर मंत्री ने धोखे से राजा की मौत के बाद राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक वफादार दासी यह सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि मंत्री अब जल्द ही राजकुमारियों को भी मार डालने का प्रयास करेगा। इसलिए उसने दोनों मासूम राजकुमारियों को बचाने का फैसला किया। एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर वह दासी उन दोनों राजकुमारियों को लेकर राजमहल से दूर एक घने जंगल में चली गई। वहां उन्होंने एक साधारण सी झोपड़ी में नई जिंदगी शुरू की। अब नेकदिल राजा के राज्य में एक बेरहम और लालची मंत्री राज कर रहा था और प्रजा पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। समय बीतता गया। दासी ने बड़ी मेहनत और प्यार से दोनों राजकुमारियों का पालन पोषण किया। सालों बाद वे दोनों लड़कियां जवान और सुंदर हो गईं। इसी दौरान एक दिन वह दासी बहुत बीमार पड़ गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक महसूस किया तो उसने दोनों राजकुमारियों को अपने पास बुलाया और उन्हें उनकी असली पहचान बताई। उसने बताया कि वे दोनों उस नेक राजा और उसकी रानी की बेटियां हैं और कैसे मंत्री ने छल से उनके माता पिता को मार डाला। यह सब सुनते ही दोनों लड़कियां दुख से रो पड़ी। इसके बाद दासी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और दोनों राजकुमारियां बिल्कुल अकेली रह गईं। वे अपने माता पिता को याद करके आंसू बहाती, लेकिन अब उनके पास यादें ही रह गई थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आया। उसके साथ उसका एक मित्र भी था जो मंत्री का बेटा था। शिकार के दौरान राजकुमार ने 2 तीतर मारे और फिर अपने दोस्त से कहा कि वह उनका मांस पकाए। खुद राजकुमार एक घने पेड़ के नीचे आराम करने लगा। मंत्री का बेटा आग जलाकर तीतरों का मांस पकाने लगा। तभी उसकी नजर सामने झोपड़ी के पास खड़ी एक बेहद सुंदर लड़की पर पड़ी। वह लड़की उसे बहुत ही हैरानी से देख रही थी, जैसे उसने कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देखा हो। मंत्री का बेटा भी उसे देखकर हैरान रह गया। उसने पास जाकर लड़की से अपने बारे में बातें की। तभी अचानक जलने की तेज बू आने लगी और मंत्री का बेटा घबराकर वापस भागा। उसने देखा कि मांस जल चुका था और अब वह परेशान हो उठा। यह देखकर लड़की मुस्कुराई और बोली, हटो, मैं तुम्हारे लिए यह तीतर पका देती हूँ। उसकी आत्मीयता और सहजता ने मंत्री के बेटे को मोहित कर दिया। राजकुमार के दोस्त ने पका हुआ मांस लिया और उसे राजकुमार के पास ले गया। राजकुमार, जो कि काफी देर से इंतजार कर रहा था, आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपने दोस्त से कहा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट मांस कैसे बना लिया? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। तब मंत्री के बेटे ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, यह मांस मैंने नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की ने पकाया है। पास की झोपड़ी में एक लड़की रहती है और जब मैंने उसे देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। उधर छोटी राजकुमारी जो नदी पर कपड़े धोने गई थी, वापस आई। बड़ी बहन ने उससे सब कुछ बताया कि कैसे मंत्री का बेटा उसे देखता रह गया और कैसे वह लड़की के पकाए मांस की तारीफ कर रहा था। छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, तुम देखना, वह अब राजकुमार को लेकर आएगा और तुम्हारी सुंदरता देखकर राजकुमार तुम्हें पसंद कर लेगा। फिर तुम उसके साथ चली जाना और उससे शादी कर लेना। पर एक बात का ध्यान रखना, उसे मेरे बारे में मत बताना। बड़ी बहन ने उसकी बात सुनी और कहने लगी, नहीं बहन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन ने उसे समझाते हुए कहा, देखो दीदी, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, पर हमें ये बात दुनिया के सामने नहीं लानी चाहिए। यह कहते हुए वह बाहर चली गई। कुछ देर बाद छोटी राजकुमारी लौटकर आई। हाथ में छोटे छोटे सफेद फूलों का गुच्छा था। उसने बड़े प्यार से फूल अपनी बड़ी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें ले जाएगा तो ये फूल एक एक करके रास्ते में गिरा देना।
मैं इन फूलों का पीछा करते हुए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छिप गई। इतने में राजकुमार अपने मित्र मंत्री के बेटे के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और तुरंत ही उसके प्रति प्रेम का एहसास करने लगा। राजकुमार ने उससे पूछा, तुम इस जंगल में अकेली क्यों रहती हो? राजकुमारी ने अपनी छोटी बहन द्वारा सिखाई हुई बातें याद करते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ की मौत हो चुकी है और मेरे पिता एक लकड़हारे थे। वे जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचते थे और हम उसी से अपना गुजारा करते थे। कुछ दिन पहले मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। राजकुमार ने यह सुनते ही बिना देर किए राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और उसे अपने साथ महल चलने का आग्रह किया। राजकुमारी भी राजकुमार के साथ जाने को तैयार हो गई। चलते समय उसने अपने पास सफेद फूलों की एक गठरी ली और राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार हो गई। रास्ते में वह एक एक करके सफेद फूल गिराती जा रही थी ताकि उसकी छोटी बहन इन फूलों का पीछा करते हुए उसे ढूंढ सके। दूसरी ओर छोटी बहन जो पेड़ के पीछे छिपी थी, फूल गिरते देख उन्हें बटोरते हुए बड़ी बहन का पीछा करने लगी। राजकुमार अपनी नई प्रेमिका को लेकर महल पहुंचा और अपने माता पिता के सामने ले जाकर उनसे सारी बात बताई। उसने कहा कि वह इस लड़की से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। असल में राजकुमार की पहले से ही एक पत्नी थी जो बेहद घमंडी और नकचड़ी थी। उसकी माँ भी महल में ही रहती थी और राजकुमार की पहली पत्नी अब तक राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी। जब पहली पत्नी और उसकी माँ को यह पता चला कि राजकुमार दूसरी शादी करना चाहता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे जानती थी कि राजकुमार जिस बात पर अड़ जाए उसे पूरा करके ही रहते हैं। इसीलिए उन्होंने बनावटी खुशी का इजहार करते हुए कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है कि राजकुमार फिर से शादी करने वाले हैं। हम दोनों सौतन नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगे। जब पहली पत्नी ने शादी का विरोध नहीं किया तो बाकी सब लोग भी इस विवाह के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर छोटी बहन फूलों का पीछा करते हुए नगर में पहुंच चुकी थी। वहां पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, यह रौनक किस बात की है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, हमारे राजकुमार को जंगल से एक बहुत प्यारी लड़की मिली है और राजकुमार उससे विवाह करने जा रहे हैं। इसी खुशी में पूरा नगर उत्सव मना रहा है। छोटी बहन ने उससे पूछा, अम्मा, क्या यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। बूढ़ी औरत, जिसकी अपनी बेटी कुछ समय पहले बीमारी के कारण मर गई थी, कहने लगी, काम तो महल में जरूर मिल सकता है। वहाँ आजकल काफी काम हो रहा है और मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ रही है। तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रह सकती हो। वह बूढ़ी औरत अपनी जवानी में महल में नौकरानी का काम कर चुकी थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से वह वहाँ काम नहीं कर रही थी। छोटी राजकुमारी ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं आपके घर रहूंगी, लेकिन मैं काम भी करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे महल में काम दिला सकती हैं? बूढ़ी अम्मा ने उसे महल की ओर ले जाना तय किया, जहाँ हर तरफ खुशियों का माहौल था। महल पहुँचते ही सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती दिखी। वह बूढ़ी अम्मा को अच्छी तरह जानती थी। बूढ़ी ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, रानी जी, यह मेरी भांजी है, आज ही गांव से आई है। इसके माँ बाप नहीं है और मेरे घर में रह रही है। क्या इसे महल में दासी का काम मिल सकता है? राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को ध्यान से देखा और उसे अपने कक्ष में ले गई। वहाँ उसने कहा, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर से काम करने आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत होगी। अगर तुम मेरी खास नौकरानी बनकर मेरे लिए काम करोगी
और मेरे बताए गए सभी काम करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। महल की बाकी दासियां पुरानी हैं और मेरा साथ नहीं देती, तुम्हें उनसे बचकर मेरे लिए काम करना होगा। बोलो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? छोटी बहन समझ चुकी थी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और उसकी बातों में किसी षड्यंत्र की बू आ रही थी। वह बात को समझते हुए बोली, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। यह सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी मुस्कुराई और बोली, अभी तो मैं रानी नहीं बनी हूँ, लेकिन जब राजकुमार राजा बनेंगे तब मैं रानी बन जाऊंगी। छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें, ईश्वर ने चाहा तो आप जल्दी ही रानी बन जाएंगी। इस पर पहली पत्नी खुश होकर बोली, तुम तो बहुत समझदार हो, आज से ही महल में मेरे लिए काम करना शुरू करो और मेरे कहे अनुसार चलना। छोटी बहन ने कहा, जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें, मैं अपना हर काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। इसके बाद पहली पत्नी छोटी बहन को बड़ी राजकुमारी यानी बड़ी बहन के कमरे में लेकर गई और कहा, यह लड़की अब से तुम्हारी दासी है, जो भी काम करवाना हो इसे दे देना। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुई और बोली, आप कितनी अच्छी हैं। पहली पत्नी ने कहा, महल में मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। हालांकि छोटी बहन ने बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि यहाँ महल में उसे क्या काम करने के लिए कहा गया है। कुछ दिनों बाद राजकुमार का विवाह बड़ी बहन के साथ धूमधाम से हुआ। सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। छोटी बहन दिन रात पहली पत्नी के साथ रहती, मगर सोचती रहती कि वह अपनी बड़ी बहन को कैसे बचाए। कुछ समय बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अब तक वह राजकुमार को संतान नहीं दे पाई थी। दूसरी ओर राजा, रानी और राजकुमार इस खबर से बेहद खुश थे और महल में बड़ी बहन का और भी अधिक ख्याल रखा जाने लगा। इधर छोटी बहन भी इस परिस्थिति को लेकर परेशान रहने लगी। एक दिन उसने मौका पाकर अपनी बड़ी बहन से कहा, हमें महल छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। लेकिन वह यह नहीं बता सकी कि राजकुमार की पहली पत्नी उससे कितनी जलती है। उसे डर था कि अगर वह यह बात कह भी देगी तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि पहली पत्नी सबके सामने बड़ी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। बड़ी बहन ने कहा, बहन, यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो उसी समय कह रही थी कि तुम भी मेरे साथ महल चलो, लेकिन तुमने ही कहा था कि हमारा रिश्ता सबसे छुपा कर रखना। अगर तुम कहो तो मैं अभी राजकुमार को बता सकती हूँ कि तुम मेरी सगी बहन हो। लेकिन समझदार छोटी राजकुमारी जानती थी कि अभी सच्चाई बताने का समय नहीं था। उसे डर था कि अगर सबको यह पता चला कि दोनों बहनें हैं तो लोग इसे षड्यंत्र समझेंगे। सोचने के बाद छोटी बहन ने कहा, नहीं, अभी किसी को मत बताना। कुछ समय बीत गया और बच्चे के जन्म का समय निकट आ गया। उस समय पहली पत्नी ने एक योजना बनाई। उसने दाई और छोटी बहन को बहुत सारा धन देकर कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसे उठाकर मार देना और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन ने मन में गहरी चिंता के साथ कहा, यह काम मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन उसने अपनी भावना को दबाते हुए सहमति जताई ताकि वह आगे की योजना पर विचार कर सके। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद दाई ने बेहोश पड़ी बड़ी बहन के पास से बच्चे को उठाया और छोटी बहन को देते हुए कहा, इसे ले जाकर मार दो और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दो। छोटी बहन ने बच्चे को जल्दी से कपड़े में लपेटा और पिछली गली से छिपते छिपाते अपने घर पहुंच गई। उसने बूढ़ी अम्मा को बच्चा सौंपते हुए कहा, अम्मा, यह मेरी बड़ी बहन का बच्चा है, इसे किसी को मत बताना। बकरी का दूध पिलाकर इसका ख्याल रखना। शाम तक मैं लौटकर इसे संभाल लूंगी। बूढ़ी अम्मा ने बिना कोई सवाल किए बच्चे को अपने पास रख लिया।
क्योंकि छोटी बहन बहुत जल्दी में थी। महल में लौटने पर छोटी बहन ने देखा कि वहाँ हंगामा मचा हुआ था। दाई ने सभी को बता दिया था कि छोटी रानी ने इंसान के बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर सब लोग हैरान और दुखी थे। बड़ी बहन रोते हुए बार बार कह रही थी कि यह सब झूठ है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और न ही कोई उससे बात कर रहा था। छोटी बहन ने एक बार फिर बड़ी बहन को समझाने की कोशिश की, तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ से दूर अपनी एक नई दुनिया बसा लेंगे। लेकिन बड़ी बहन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं राजकुमार से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन दुखी मन से अपने घर लौट गई और उसने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा ने सांत्वना देते हुए कहा, बिटिया, जो होना था वह हो चुका, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। समय बीता और इस दौरान राजा की तबीयत बिगड़ी और उसका निधन हो गया। राजकुमार का राजतिलक किया गया और अब वह राजा बन गया। राजपाट की सारी जिम्मेदारी अब राजकुमार और उसकी दोनों रानियों पर आ गई। कुछ समय बाद बड़ी बहन फिर से गर्भवती हुई। इस बार पहली पत्नी यानी बड़ी रानी ने छोटी बहन को बुलाकर काफी इनाम देते हुए कहा, इस बार बच्चे के जन्म पर इसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख देना। छोटी बहन ने डरते हुए कहा, रानी जी, इस बार ऐसा मत कीजिए, आपके पास भी कोई संतान नहीं है और राजा को उत्तराधिकारी की आवश्यकता होगी। यह सुनकर बड़ी रानी गुस्से में आकर बोली, अगर तुझे यह काम नहीं करना तो मत कर, मैं यह काम किसी और से करवा लूंगी। डर के मारे छोटी बहन ने तुरंत कहा, अरे नहीं रानी जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। छोटी बहन ने एक बार फिर बड़ी बहन को समझाने की कोशिश की कि अब भी मौका है, हम यहाँ से चले चलते हैं। लेकिन अब बड़ी बहन ने ताना मारते हुए कहा, अब तो मैं रानी बन चुकी हूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। बड़ी बहन की इस बात ने छोटी बहन का दिल दुखा दिया, लेकिन उसने अपने दर्द को मन में ही दबा लिया। जैसे ही बच्चे के जन्म का समय आया, दाई ने एक बार फिर से बेहोश पड़ी रानी के पास से नवजात को उठा लिया और उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी बहन ने बच्चे को चुपचाप कपड़े में लपेटा और पिछली बार की तरह छिपते छिपाते अपने घर में बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा दिया। बच्चा सौंपकर वह तुरंत महल लौट आई, जहां एक बार फिर से हंगामा मचा हुआ था। बड़ी रानी इस बार कह रही थी, यह औरत तो इंसान ही नहीं लगती। पहली बार इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और अब कुत्ते के बच्चे को। मुझे लगता है इसे कारागार में डाल देना चाहिए, वरना कौन जाने अगले साल यह क्या जन्म देगी। राजा भी अब इन अजीब घटनाओं से परेशान हो चुका था। उसने अपने बचपन के दोस्त और अब नवनिर्मित मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि छोटी रानी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने राजा को समझाने की कोशिश की कि शायद छोटी रानी निर्दोष है, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। अंततः छोटी रानी को कारागार में डाल दिया गया। इससे बड़ी रानी बेहद खुश हुई, क्योंकि उसकी चालें एक एक कर पूरी हो रही थी। दिन गुजरते गए। राजा को कभी कभी छोटी रानी की याद आती, परंतु जैसे ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चों की बातें याद आती, उसकी नफरत फिर से जाग उठती। इस बीच छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा कि उसकी शादी होने वाली है और वह महल छोड़ना चाहती है। बड़ी रानी को दासियों की कमी नहीं थी, इसलिए उसने इसे जाने दिया। छोटी बहन बूढ़ी अम्मा और दोनों बच्चों को लेकर जंगल की उसी झोपड़ी में लौट आई और बच्चों को पालने लगी। 5 साल बाद एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने जंगल गया। दोनों घोड़ों को नदी किनारे पानी पिलाने के लिए रुके। तभी उन्होंने देखा कि 2 सुंदर बच्चे लकड़ी के घोड़ों के साथ वहां आए। बच्चों ने अपने लकड़ी के घोड़ों को भी पानी पिलाने की कोशिश की और गुनगुनाते हुए गाना गाने लगे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले, ओ मेरे गुलाम।
राजा यह देख हैरान रह गया। उसने पास जाकर पूछा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और लोहे की लगाम भी होती है? बच्चे मुस्कुराकर बोले, अगर एक औरत बिल्ली और कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है, तो एक दिन ये लकड़ी के घोड़े भी पानी पिएंगे। यह सुनकर राजा और मंत्री चौंक गए। राजा ने पूछा, तुम्हें यह बात किसने सिखाई? बच्चों ने जवाब दिया, हमारी मौसी ने। राजा ने कहा, मुझे अपनी मौसी से मिलवाओ। बच्चे राजा और मंत्री को लेकर उसी झोपड़ी तक पहुँचे, जहाँ से कुछ साल पहले राजा बड़ी बहन को अपने साथ महल ले गया था। झोपड़ी में पहुँचते ही राजा ने बूढ़ी अम्मा और छोटी बहन को देखा और चौंकते हुए पूछा, ये बच्चे कौन हैं और यह सब क्या मामला है? छोटी बहन ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजन, कुछ साल पहले आप जिस लड़की को यहाँ से लेकर गए थे, वह मेरी बहन थी। मुझे पहले से अंदेशा था कि राजमहल में षड्यंत्र रचे जाते हैं। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें यह अंदेशा पहले से क्यों था? छोटी बहन ने दृढ़ता से कहा, हम साधारण लोग नहीं हैं। राजन, हम दोनों बहनें एक रियासत की राजकुमारियां हैं, जिन्हें कठिन परिस्थितियों ने जंगल में रहने पर मजबूर कर दिया था। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। छोटी बहन ने राजा से कहा, हमारे पिता भी आपके जैसे ही एक राजा थे। एक बार वे शिकार के लिए जंगल आए और रास्ता भटककर मेरे नाना, जो एक लकड़हारे थे, उनके घर पहुंच गए। वहीं उनकी मुलाकात हमारी माँ से हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर शादी कर ली। लेकिन महल में षड्यंत्रकारियों ने न केवल हमारी माँ के खिलाफ साजिश रची, बल्कि हमारे पिता को भी अपने षड्यंत्र का शिकार बना लिया। अंततः इन षड्यंत्रों में हमारे माता पिता की जान चली गई। तब हमारी महल की एक दासी हमें यहाँ जंगल में ले आई और हम दोनों बहनें यहीं रहने लगी। छोटी बहन ने आगे कहा, इसीलिए मैंने अपनी बहन से कहा था कि महल में हमारे रिश्ते का भेद न खोले। मुझे यह भी पता था कि महल में मेरी बड़ी बहन के खिलाफ साजिश होने वाली है, क्योंकि आपकी पहली पत्नी ने मुझे अनजाने में इस योजना का हिस्सा बना लिया था। इसके बाद छोटी बहन ने राजा को सारी सच्चाई बताई कि कैसे बड़ी बहन के नवजात बच्चों को बिल्ली और कुत्ते के बच्चों से बदल दिया गया। अंत में उसने यह भी बताया कि ये दोनों बच्चे राजा के अपने बेटे हैं। राजा ने अपने बेटों को गले से लगा लिया और सबकी आंखों में आंसू आ गए। सच्चाई जानने के बाद राजा क्रोधित हो उठा और बोला कि अब वह बड़ी रानी को सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। लेकिन छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा कि पहले छोटी रानी को कारागार से मुक्त किया जाए और फिर उसे यह अधिकार दिया जाए कि वह बड़ी रानी की सजा तय करे। राजा को यह सलाह पसंद आई, क्योंकि छोटी बहन जानती थी कि उसकी बड़ी बहन बहुत नेक दिल और दयालु है और शायद बड़ी रानी को माफ कर देगी। राजा ने अपने दोनों बेटों को घोड़े पर बिठाया और मंत्री को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठा ले, क्योंकि राजा ने यह महसूस किया था कि मंत्री के मन में राजकुमारी के लिए प्रेम जाग चुका था। महल में पहुंचते ही राजा ने बड़ी रानी को बेड़ियों में जकड़वा दिया और खुद कारागार में छोटी रानी के पास जाकर उससे माफी मांगी। उसने कहा, रानी, मुझे माफ कर दो। मुझे सच्चाई का पता चल गया है और आज मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। छोटी रानी को कारागार से बाहर निकाला गया और बड़ी रानी को उसके सामने लाया गया। मंत्री ने सभी के सामने पूरी सच्चाई बयान की। छोटी रानी जब अपने बच्चों और छोटी बहन से मिली तो उन्हें गले लगाकर रो पड़ी। फिर राजा ने कहा, रानी, आज तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है कि बड़ी रानी को जो सजा देना चाहो दे सकती हो। लेकिन छोटी रानी ने दयालुता से कहा, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता और शायद यह सब मेरे भाग्य में ही लिखा था, इसलिए मैं इसे सजा नहीं दूंगी। छोटी रानी के इस फैसले पर बड़ी रानी थरथर कांपने लगी और रोते हुए छोटी रानी के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है।
अब महल में खुशियां लौट आईं और उत्सव की तैयारियां होने लगी। इस मौके पर मंत्री ने राजा से छोटी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी की ओर देखा और वह शर्माते हुए नजरें झुका ली। कुछ ही दिनों में पूरे धूमधाम के साथ मंत्री और छोटी राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ और फिर सभी ने खुशहाल जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।